बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान हकीकी खाना जंगी के ख़तरे की दहलीज़ पर पहुँचा दिया गया है और इसी दौरान ये खबर आई है कि नवाज़ शरीफ साहब 15 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं। 15 अक्टूबर तक पाकिस्तान के हालात क्या होंगे प्रिडिक्शन की भी जा सकती है और करना मुश्किल भी है, लेकिन ज़ाहिर है कि बहुत सारी ऐसी तब्दीलियाँ होने वाली हैं या हो रही हैं या जिनका दरवाज़ा खोल दिया गया है जो पाकिस्तान के लिए ख़तरे का बास है। और फिर नवाज़ शरीफ साहब की वापसी तो हो जाएगी, लेकिन उनके इंतखाबी मुहिम के रास्ते में या सियासी री-लॉन्चिंग के रास्ते में एक दीवार चीन है। वो दीवार चीन कौन सी है जिसको उन्हें अबूर करना पड़ेगा। और मेरा ख़्याल है कि नवाज़ शरीफ साहब की सारी सियासी ज़िंदगी का ये सबसे कठिन मरहला होगा जो उन्हें दरपेश होगा। और इसके अलावा क्या ये जो ख़बरें आ रही हैं कि इमरान ख़ान की हालत नाजुक है और वो मरने वाला है, करीबुल मर गया है, उसकी हालत बिगड़ गई है, जान शदीद ख़तरे में है, ये क्या कहानी है। और फिर वो छोटा सा तबसरा इस बात पर भी होगा कि जो खोसे ने एक ड्रामा किया है, ये पूरी पार्टी ड्रामाबाज पार्टी है और PTI का कोई आदमी ऐसा नहीं है जो ड्रामा ना करता हो। लेकिन ये ड्रामा क्या था, और फिर इस ड्रामे के बाद हमने ये भी देखा कि खोसा और एतजाज़, जिनके बारे में पीपल्स पार्टी ने ऐलान किया था कि हमने इनको सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से निकाल दिया है, तो जो शाम को इजलास हुआ पार्टी का, उसमें ये दोनों हजरात बैठे हुए थे जिनको मैंने बुज़ुर्ग टाउट करार दिया है। एतजाज़ हसन ज़्यादा बुज़ुर्ग है और खोसा भी कोई ज़्यादा कम उम्र नहीं है, 2-4 साल ये एतजाज़ से छोटा होगा। तो ये बड़े हसास किस्म के मौज़ूआत हैं, एहतियात से बोलना पड़ेगा। और रियासती ज़िम्मेदारों से भी अर्ज़ है कि जनाब सोच समझ कर चलें। वैसे ही हालात पैदा किए जा रहे हैं, इनकी तरफ से इन पर हम बात नहीं करते, लेकिन हालात पैदा किए जा रहे हैं जो बिल्कुल 1971 के वाक़यात का रीप्ले बन सकते हैं जो लगते हैं। तो बहुत एहतियात और बहुत ज़िम्मेदारी की ज़रूरत है। हमें बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा कि कोई ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा किया गया हो। नाज़रीन, सर फ़हरिस्त हम नवाज़ शरीफ साहब की वापसी का जिक्र करेंगे, उसके बाद ये खाना जंगी की ये सूरत हाल है, और उसके बाद फिर नवाज़ शरीफ साहब के रास्ते में जो दीवार चीन है उसका जिक्र करेंगे और इस तरह ये बात आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, नवाज़ शरीफ साहब की वापसी पहले 14 अगस्त को तय हुई थी। ये मुस्लिम लीग के अंदरूनी ज़राए ने ज़िम्मेदारी से बताई थी बात। उसके बाद फिर ये तारीख बदल कर सितंबर कर दी गई। 15 सितंबर अब लंदन से ऐलान हुआ है कि वो 15 अक्टूबर को आएंगे, जबकि ख्वाजा आसफ से एक मनसूब बयान ये भी आया है कि नहीं, वो सितंबर में ही आ रहे हैं। बहरहाल सितंबर में भी लगभग 21-22 दिन बाकी हैं 15 सितंबर में, और 15 अक्टूबर को गिने तो गोया के 1.25 महीने उनकी वापसी में रहते हैं। और नवाज़ शरीफ साहब की वापसी की तारीख पर लोग इसलिए भी एतबार नहीं करते कि ये सिर्फ अगस्त, सितंबर और अक्टूबर वाला मसला नहीं है, बल्कि जब इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश की जा रही थी, अभी पेश नहीं हुई थी, पास भी बाद में हुई, पहली मरतबा नवाज़ शरीफ साहब की आमद की तारीख दी गई थी कि वो अगले महीने पाकिस्तान होंगे। उसके बाद फिर अगले महीने, फिर अगले महीने, पूरा 2022 का साल इन्हीं तारीखों में गुजर गया। हर महीने, ठीक है कि ये तारीख लंदन से नहीं आई थी, लेकिन पाकिस्तान में मुस्लिम लीग के जो तर्जमान है, वज़ीर थे, उस वक्त इनके जो ज़िम्मेदार रहनुमा थे, उनकी तरफ से ये तारीखें दी जाती रही हैं। लेकिन मामला तूल पकड़ता गया। 2023 आया, उसमें भी सबसे पहली खबर थी कि जनवरी 2023 में नवाज़ शरीफ पाकिस्तान के अंदर हो गए। जनवरी गुजरा, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, और अब अगस्त गुजर रहा है जब ये कोई 18वीं मरतबा नवाज़ शरीफ साहब की वापसी की तारीख दी गई है। फ़र्क सिर्फ ये है कि जो 15 सितंबर की तारीख दी गई थी वो राना सनाउल्लाह साहब ने ओपन एक मीटिंग में, गैदरिंग में दी थी, तो उसको थोड़ा संजीदगी से लिया गया। और अब जो खबर आई है ये लंदन से आई है, नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग के दूसरे लीडरों की मुलाकात के बाद। गोया कि ये सबसे ज़्यादा अब तक की जो इतलात है उनमें सबसे ज़्यादा क्रेडिबल ये इतला है कि वो 15 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं। इस खबर के हवाले से मुस्लिम लीग के लीडरों का ये बयान भी सामने आया है कि जब वो पाकिस्तान आएंगे तो 10 लाख अफराद उनका इस्तकबाल करेंगे। मुझे लगता है कि मौजूदा हालात में जो हालात ने अचानक टर्न खाया है, ये अचानक नहीं है, बल्कि इसके पीछे इत्तेहादी हुकूमत का 1.5 साल भी उसमें शामिल कर लें पिछले चंद रोज़ में। तो ये 1.5 साल से जो मामला चले आ रहे हैं, उसके बाद वो जो मामला पीक पर पहुंचा है, तो मेरा ख्याल है कि मुस्लिम लीग को अपने इस 10 लाख के टारगेट पर नज़र षानी करना चाहिए
और उन्हें जो नया टारगेट रखना चाहिए कि वो 25,000 का होना चाहिए कि कम से कम 25,000 लोग नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने के लिए पहुँचें। अगर मुस्लिम लीग ये टारगेट अचीव कर लेती है तो ये उसकी बहुत बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि नवाज शरीफ साहब के रस्ते में शहबाज हुकूमत की 1.5 साला कारकर्दगी दीवार चीन है, और इस दीवार चीन को 2 मंजिला कर दिया है मौजूदा निगरान हुकूमत के ताबड़तोड़ कुल्हाड़ों ने, जो उसने अवाम पर चलाए हैं। और नाजरीन, अवाम की साइकी के जहन में रखिए कि मौजूदा निगरान हुकूमत जो कर रही है उसमें मुस्लिम लीग नून का कोई हाथ नहीं, लेकिन अवाम ये परसीव कर रहे हैं कि ये निगरान हुकूमत शहबाज हुकूमत का तसलसल है। ये बड़ी ख़तरनाक बात है और बड़ी कड़वी बात है, ज़ाहिर है मुस्लिम लीग वालों को पसंद नहीं आएगी। और इसीलिए मैंने कहा कि नवाज शरीफ साहब जब वापस आएंगे तो ये उनकी ज़िंदगी का मुश्किल तरीन मरहला होगा। अब खाना जंगी की सूरत हाल, ये दोनों इशू मिले हुए हैं आपस में। तो आपको याद होगा कि मैंने अपने कई व्लॉग्स में ये बातें की कि शहबाज शरीफ हुकूमत ने कोई कारकर्दगी नहीं दिखाई, इन्होंने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया, लेकिन उसका क्रेडिट मैंने हमेशा अपने हर व्लॉग में जब भी इस इशू पर बात हुई तो मैंने ये कहा कि इसका क्रेडिट जो है मुल्क को दिवालिया होने से बचाने के लिए 2 चीज़ों को जाता है। एक जनरल आसिम मुनीर साहब की मेहनत को, और दूसरा नवाज शरीफ साहब की वापसी के इम्कानात को, जिनको देखते हुए चीन और सऊदी अरब ने ख़ास तौर पर दस्ते तावन दराज़ किया। अदरवाइज़ वो दस्ते तावन दराज़ होना मुश्किल था, या अगर दराज़ होता तो इतना ज़्यादा ना होता। तो शहबाज हुकूमत की कारकर्दगी सिफर रही है। अच्छा, यहाँ इस बात को मानते हुए कि जो इस बहरान की बुनियाद है वो इमरान खान ने रखी, इस बहरान को टालना बहुत मुश्किल था, क्योंकि इमरान खान ने एक प्लानिंग के तहत मुल्क को बर्बाद किया, तबाह किया। इसराइल के एजेंडे के ऐन मुताबिक उसने 3 नकाती प्रोग्राम था: पाकिस्तान की मईशत को तबाह करना, पाकिस्तान की फ़ौज को तबाह करना, और पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी के हालात पैदा करना ताकि पाकिस्तान से उसके एटमी हथियार छीन लिए जाए। ये 3 प्रॉन्ग स्ट्रेटजी थी इसकी इमरान खान की, और उसने फिर जो तबाही मचाई, ज़ाहिर है उसको पाटना तकरीबन नामुमकिन था। लेकिन शहबाज हुकूमत ने क्या किया? बिजली की कीमतों में इजाफ़ा IMF के साथ होने वाले मुआहदे की मजबूरी है, वो तो इजाफ़ा करना ही करना था। लेकिन अगर आवाम को दूसरी मदों में रिलीफ दे दिया जाता तो ये बिजली के बिलों में इजाफ़ा आवाम बर्दाश्त कर लेते या कबूल कर लेते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। किसी मौके पर रिलीफ नहीं दिया गया। इसहाक डार साहब की कायाकल्प हो चुकी है। वो उन्होंने एक अवाम दुश्मन वज़ीर ख़जाना होने का अपने बारे में तसव्वुर कायम किया, और फिर ये है कि इस मुल्क में हो क्या रहा है। 98 अरब रुपए की बिजली, 98 अरब, ये तकरीबन 1 खरब रुपए की बिजली एक ख़ास क्लास को मुफ्त में दी जाती है हुकूमत के ख़जाने से। और दूसरे मानों में हम ये कह सकते हैं कि लोगों के पेट पर छुरी मारकर ये बिजली मुफ्त इन लोगों को दी जाती है जिनकी तनख्वाहें 3 लाख से ज़्यादा हैं, 4 लाख से ज़्यादा हैं। वो बिजली का बिल अदा कर सकते हैं। जब उन्हें बिजली मुफ्त मिलती है तो वहाँ उनके घरों में बिजली 24 घंटे खुली रहती है। एक घर में 4 कमरे हैं और सिर्फ 2 अफराद फ़र्ज़ कीजिए एक कमरे में मुकीम है, बाकी किसी कमरे में कोई नहीं। तो तमाम कमरों में AC भी चल रहे होंगे, पंखे भी चल रहे होंगे, लाइटें भी जल रही होंगी, क्योंकि बिजली मुफ्त है तो किसी को क्या परवाह है। हमारा आपका मसला ये है कि कहीं एक ज़ीरो का बल्ब भी फालतू जल रहा हो तो हम उसे बुझा देते हैं कि ये रकम भी बिजली के बिल में ऐड हो जाएगी। जब आवाम तक ये ख़बरें पहुँचती, अशराफिया किस तरह मुल्क को लूट रही है। पिछले दिनों एक ख़बर बड़ी मशहूर हुई थी सोशल मीडिया पर कि एक रिटायर्ड जज को कोई बीमारी होगी। बीमारी क्या होगी, नखरे करते हैं ये लोग, इनको तो बीमारियाँ इस तरह होती भी नहीं हैं। वो रिटायर्ड जज बीमार हो गया, उसका 1 करोड़ रुपए का बिल, 1 करोड़ रुपए का बिल, उसकी बीमारी 1 महीना वो अस्पताल में रहा, तो 1 करोड़ रुपए का बिल हुकूमत ने अदा किया। चलिए ये तो ठीक है। उसको मिलने के लिए, उसकी अयादत करने के लिए जो गेस्ट आए 1 महीने के दौरान, उन पर 18 लाख रुपए का फ्रूट का बिल उस जज साहब ने वसूल किया। 18 लाख। 18 लाख का मतलब यह है कि रोज़ाना के 60,000 रुपये तकरीबन, शायद कुछ कम, 18 यानी 60,000 रुपये हर रोज़। अब एक रिटायर्ड जज की अयादत करने के लिए कितने लोग दिन में आ जाते होंगे?
कि उन मेहमानों पर रोज़ाना 60,000 का फ्रूट उनको खिलाया जाता था। ज़ाहिर है कि ये झूठ था, इतनी रकम वो इतना फ्रूट नहीं आ सकता था, इतने मेहमान नहीं आते, किसी भी कोई कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, रोज़ाना मिलने के लिए कितने विजिटर आखिर वहाँ जा सकते हैं। ये उस जज ने, क्योंकि सारी उम्र उसने हराम की कमाई खाई, तो उस जज ने फ्रूट की ख़रीदारी का जो बिल बनाया वो जाली बनाया। ये उसकी मेहरबानी कि उसने 18 लाख का बनाया। वो अगर कह देता कि जनाब फ्रूट की 1 महीने के दौरान मैंने 1 करोड़ रुपए के फ्रूट ख़रीदे, तो हुकूमत ने तो वो बिल अदा कर देना था। और इन्होंने, शहबाज हुकूमत ने पूरी बेरहमी से दौलतमंद तबकात को सब्सिडीज़ भी दी, उनकी रियायत बहाल भी रखी, उनकी रियायत में इजाफ़ा भी किया। और जिस तबके के अफसरों की, जिस तबके की तनख्वाहें पहले ही 5-6 लाख से ज़्यादा थी, उनकी तनख्वाहों में 150% इजाफ़ा भी किया शहबाज शरीफ साहब ने। और रिटायर्ड अफसरों, मौजूदा अफसरों और दूसरे लोगों की मुफ्त बिजली अगर आदी कर दी जाती और उनकी मराआत भी आदी कर दी जाती, तो तब भी आवाम की कुछ अश्क-शूज़ हो सकती थी। और ये जो महंगाई है, अच्छा महंगाई का साथ ये जिस तरह तेल हर महीने महंगा कर रहे हैं, ये IMF के साथ होने वाले मुआहदे के तहत नहीं हो रहा। इसलिए कि IMF का जो मुआहदा था उसमें तेल की कीमत जितनी बढ़ानी थी बढ़ाई जा चुकी। अब ये उसके बाद जो इन्होंने कीमतें बढ़ाई हैं वो सिर्फ एलीट क्लास को मज़ीद मराहत देने के लिए बढ़ाई हैं। शहबाज साहब एक बहुत बड़ा विरसा छोड़ गए हैं बोझ का मुस्लिम लीग पर, जिसे अब नवाज शरीफ साहब ने निमटना है। और इस वक्त सूरत हाल ये है, 4-5 किस्म के वाक़यात हो रहे हैं। लोग ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं। कल भी एक बुज़ुर्ग ने बिजली का बिल हाथ में पकड़कर खंबे से छलांग लगाकर ख़ुदकुशी कर ली। एक जगह बिजली का ज़्यादा बिल आने पर एक बाबे ने अपने 4 बच्चे ज़िबा करके ख़ुद भी अपनी जान ले ली। एक तो इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। दूसरे वाक़यात हो रहे हैं कि लोग घरों के ज़ेवर बेच रहे हैं, घरों का सामान बेच रहे हैं और पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं। और तीसरी नौइयत का जो वाक़या है वो ये है कि पूरे मुल्क में जगह जगह पर लोग बिजली के बिलों को आग लगा रहे हैं। छोटे दरमियाने दर्जे के 100-150 अफराद, 50 अफराद, 60 अफराद, 250 अफराद, इस तरह के जुलूस निकल रहे हैं। और ये इन जुलूसों को आप छोटा मत समझिए, ये चिंगारी हैं। ये चिंगारी है जो खिरमन के किनारे पर भड़क रही है। अगर इसे ना रोका गया तो ये एक आतिश फ़शां बन जाएगा। ये खिरमन जो है, ढेर जो है, आग के अलाव में तब्दील हो जाएगा। और इसकी ज़िम्मेदार जहाँ शहबाज हुकूमत है, वहाँ मौजूदा निगरान हुकूमत है। ये वज़ीर आज़म साहब जो काकड़ साहब जो आए हैं, इनके बारे में यही तअस्सुर है कि ये एलीट के आदमी हैं, आवाम से इनको कोई सरोकार है ना कोई इलाका। और उनके इक़दामात ने बता दिया है कि उन्हें आवाम से वाकई कोई इलाका नहीं है। लेकिन ऊँट के ऊपर एक तिनके का इजाफा भी तो होता है ना, ऊँट की कमर पर एक तिनका, आखिरी तिनका। तो ये जो है इस वक्त सूरत हाल लोगों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। जिन लोगों की माहाना आमदनी 2 लाख रुपए है, वो भी रो रहे हैं कि बिजली का बिल देकर अब हम कहाँ जाएंगे। और मामला सिर्फ बिजली के बिल का नहीं है। दाल नहीं खरीद सकते लोग, दाल, आटा नहीं खरीद सकते, गोश्त को छोड़ें, फ्रूट को छोड़ें, वो खीर और ज़र्दा और पुलाव और बिरयानी को छोड़ें, आम सादा रोटी खाने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं छोड़े। पहले इमरान खान ने, फिर शहबाज शरीफ साहब ने, अब माशाल्लाह से काकड़ साहब आ गए, जिनको आवाम से उनको पता नहीं, उनका मुतालिया खासा है, लेकिन मुझे नहीं पता कि उन्होंने किसी किताब में अवाम का लफ्ज़ भी कहीं पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा। और फिर उनकी जो कैबिनेट है आप देख लीजिए, पता नहीं उन्होंने ख़ुद मुंतखब की है या किसी ने उन पर लाद दी है। उनकी जो माशी टीम है उसके बारे में मैं सिर्फ एक ही फ्रेज़ इस्तेमाल कर सकता हूँ कि द एनिमीज़ ऑफ द पब्लिक एंड द एनिमीज़ ऑफ द रिपब्लिक। यानी पब्लिक और रिपब्लिक, अवाम और रियासत दोनों के दुश्मन हैं। वो क्या शमशाद है। अच्छा, वो अंदाज़ा करें कि एप्टमा का जो सदर है उसको भी माशी टीम का हिस्सा बना दिया गया है, जिसने पूरी ज़िंदगी अपने किसी कारखाने का बिल नहीं दिया बिजली का, बिजली चोर है वो। और उसने इमरान खान के दौर में खरबों रुपए की सब्सिडी खुद भी ली और अपने साथियों को भी दिलवाई कौमी ख़जाने से। लोगों के पेट पे छुरियाँ चलाकर इसने इमरान खान के दौर में अरबों की सब्सिडीज़ ली। और इनकी जो बरामदात की जो कारकर्दगी वो अपनी जगह एक दर्दनाक अलमिया है। तो ये तबाही जो है ये, यानी इमरान खान 1.5 साल तक, इमरान खान उसके सहूलतकार, जिसमें बिंदियाल भी शामिल, जिसमें फैज़ भी शामिल, जिसमें रिटायर्ड फ़ौजी अफसर भी शामिल,
और बहुत सारे लोग, मीडिया का एक हिस्सा शामिल, मौलवियों का एक हिस्सा शामिल, इन्होंने 1.5 साल तक पूरी कोशिश की कि खाना जंगी छिड़ जाए इस मुल्क में, जो उनका टारगेट है। और मैंने हमेशा अपने व्लॉग में बताया कि इनकी हर कोशिश नाकाम हुई। अवाम ने इमरान का साथ नहीं दिया, पाकिस्तान खाना जंगी से बचा रहा। और मैंने मुसलसल अपने व्लॉग्स में कहा कि शुक्र है कि पाकिस्तान में खाना जंगी का कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने अपने आखिरी महीनों में इमरान खान का मिशन पूरा करने की तरफ अच्छी खासी पेशरफ्त की। दूसरा फिर ये काकड़ साहब आ गए, ये सोने पर सुहागा है। तो नवाज शरीफ साहब की वापसी पर क्या हालात होंगे, शहबाज शरीफ साहब की कारकर्दगी और काकर की कारकर्दगी, ये दोनों एक बहुत ऊंची दीवार की शक्ल में नवाज शरीफ के सामने खड़े होंगे। नवाज शरीफ इस दीवार को कैसे अबूर करेंगे, ये सोचना पड़ेगा। और इस दौरान पिछले 5 साल के दौरान, बल्कि 6 साल के दौरान, क्योंकि नवाज शरीफ साहब की नाअहली इलेक्शन से पहले ही हो गई थी, उनको सज़ा भी इलेक्शन से ही पहले हो गई थी। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब को मुस्लिम लीग का सदर बनाया, तो उन्होंने, शहबाज शरीफ साहब ने और उनके साहबजादे हमजा शहबाज ने मुस्लिम लीग की तंजीम के साथ मुस्लिम लीग की तंजीमी सलाहियत और तंजीमी क़ुव्वत के साथ क्या किया, आपके इल्म में। एक तरफ से मुस्लिम लीग को तंजीमी सतह पर मार पड़ी, दूसरी तरफ से ये जो अवाम की मुश्किलात हैं, जब इत्तेहादी हुकूमत आई तो अवाम ने इत्तेहादी हुकूमत का साथ दिया, क्योंकि वो इमरान खान के मुजालम से बहुत सख्त तंग थे। और जब शहबाज शरीफ साहब ने आते ही चीज़ों की कीमतें बढ़ाना शुरू की, तो अवाम ने खुशी से कबूल किया कि भाई इसके नतीजे में आने वाले महीनों में कुछ हालात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन वो एक ख्वाब और एक वहमा निकला। तो अब देखिए कि नवाज शरीफ साहब क्या सोच कर पाकिस्तान आएंगे और क्या हिकमत अमली लेकर आएंगे। एक थ्योरी है जिसका मैं अगले प्रोग्राम में जिक्र करूँगा कि अगले इलेक्शन में जहांगीर तरीन को वज़ीर आज़म बनाने का प्लान मुकम्मल हो चुका है। और आपने देखा कल अलीम खान ने ऐलान किया कि हमारी इंतखाबी मुहिम इस नुक्ते पर होगी कि हम 300 यूनिट वालों की बिजली मुफ्त कर देंगे, यानी मिडिल क्लास के लिए इनके दिलों में भी कोई जगह नहीं। ये वादा पूरा कर सकते हैं या नहीं कर सकते, लेकिन ज़ाहिर है ये आवाम की इक़्तिदार को मुतासर करेगा और ये मुस्लिम लीग के लिए एक और मुश्किल खड़ी होगी। नाज़रीन, ये मौजू बड़ा तल्ख़ है और बात बहुत लंबी है। मैं अगले पॉइंट पर आता हूँ कि इमरान खान की हालत नाजुक है। ये बुशरा बीबी ने एक ख़त में PTI के जजेज़ विंग जो है PTI का, उसके सदर उमर अता बिंदियाल के नाम एक ख़त में लिखा है, ये बात लिखी है। इस ख़त में शुरू में तो उसने ये कहा है कि इमरान खान कौम और वतन के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। फिर लिखा कि उसकी सेहत ख़राब हो गई है, उसका वज़न कम हो गया है, उसकी हालत तशवीशनाक है। अच्छा, जो जेल से रिपोर्टें आ रही हैं, आपके इल्म में होगा कि जेल से रिपोर्टें मसलसल आ रही हैं, यानी इस हद तक आ रही हैं कि कोई वीडियो ना आए, कोई तस्वीर ना आए, लेकिन जेल का अमला जो मुशाहदात करता है वो हर रोज़ किसी न किसी शक्ल में लोगों तक पहुँच रहे हैं। तो मुशाहदात में ये बात शामिल है कि इमरान खान खानों के बाद 3 मरतबा खाना खाता है। वैसे तो बहुत ज़्यादा मरतबा खाना खाता है, लेकिन जेल में जाकर ज़ाहिर है जितना खाना उसको मिलना है वही खाना उसने आज 3 टाइम उसके अपनी बवर्ची पकाते हैं, लेकिन वो 3 टाइम पकाते हैं, ज़्यादा नहीं। बाकी सारा औकात वो काजू खाता है, पिस्ते भी खाता है, वो बादाम भी खाता है, अखरोट भी खाता है और 1-2 और फ्रूट भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा वो काजू खाता है और सरकारी खर्चे पर खाता है। सुबह से लेकर रात तक वो काजू और चलगोज़े और पिस्ते और बादाम खाता रहता है। और ये हालत तशवीशनाक होने की निशानी है? उसकी हालत तशवीशनाक नहीं है, नफ्सियाती और ज़हनी तौर पर तशवीशनाक उसकी हालत ज़रूर है, क्योंकि वो उसको ये क़तन उसकी बर्दाश्त से बाहर है कि वो जेल में रहे। वो सारी ज़िंदगी जिसने 72 साल तक दुनिया की हर अय्याशी की हो और ज़िंदगी का एक एक लम्हा अय्याशी में सर्फ किया हो, वो कैद नहीं बर्दाश्त कर सकता। ज़हनी हालत उसकी तशवीशनाक है, लेकिन जिस्मानी हालत उसकी ये है कि वो बैल की तरह सुबह से लेकर रात तक खाता है, फ्रूट खाता है, खजूरें खाता है, खानों के अलावा, यानी ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के अलावा सारा दिन वो चरता रहता है जानवर की तरह मग़ज़ियात और फ्रूट। उसका हाथ रुकता है ना, उसका मुंह रुकता है ना, उसके दांत रुकते हैं। तो ये सारा झूठ है कि उसकी हालत जिस्मानी हालत तशवीशनाक है। ये एक ड्रामा है जिस ड्रामे में बिंदियाल भी शरीक है
और ड्रामे का मकसद एक सुर्खी मैं बता दूं आपको कि वो सुर्खी ये है कि इमरान ने कह दिया है कि मुझे पाकिस्तान यहाँ से निकाल कर पाकिस्तान से बाहर भेजो, नहीं तो मैं मर जाऊँगा, नहीं तो मैं मर जाऊँगा। ये है इमरान खान की पुकार। बाकी सब ड्रामा है, सब झूठ है। और फ़िलहाल अस्करी क़यादत जो इस वक्त मुल्क को चला रही है और उसका कोई मूड नहीं है इमरान खान को ये रियायत देने का कि उसे जेल से निकाल कर पाकिस्तान से बाहर भेजा जाए। इसके बरक्स इमरान खान की वो जो है ना, उस क्या कहते हैं, उसके रिंग पिस्टन टाइट करने के लिए उस पर कई ख़तरनाक मुकदमात चलाने का फ़ैसला हो गया। कल अंसार अब्बासी साहब ने जो ख़बर दी वो हम अपने व्लॉग में उसका जिक्र पहले ही कर चुके हैं, लेकिन उनकी ख़बर बाकायदा जब आई है अखबार में तो गोया कि उसको एक सनद मिल गई। और वो ख़बर ये है कि ये जो साइफ़र वाला केस है और 9 मई वाला केस है, उनकी ख़बर जो बताती है कि अगले 15 दिनों में ये मुकदमा इमरान खान पर चलना शुरू हो जाएगा। अब ये पीटीआई ये दुहाई मचा रही है, वो असल में एक फ़ज़ा बना रही है कि अगर इमरान खान की अपील एक्सेप्ट हो जाती है कि मुझे मुल्क से बाहर भिजवाओ, बरतानिया भिजवाओ या कहीं भिजवाओ, तो उसके लिए एक नफसियाती फ़ज़ा पीटीआई के हामियों में पैदा कर दी जाए कि इमरान खान मरने वाला था। अगर वो ये पेशकश कबूल ना करता जो कि इस्टेब्लिशमेंट ने की है इनके दावों के मुताबिक कि मुल्क से बाहर चले जाओ, तो उसकी जान चली जानी थी। लिहाजा इमरान खान ने फ़ौज की ये दरख्वास्त कि मुल्क से बाहर चले जाओ मंजूर करके मुल्क पर एहसान किया है। ये फ़ज़ा वो बनाना चाहते हैं जो कि सारी की सारी झूठ है। दरअसल ये भाग रहा है, ये चाहता है कि मुझे इस मुल्क से जाने दो। और ख़ुदा के लिए अब आप चंद दिनों में देखेंगे कि ये इमरान के अपने मुंह से ये पैगाम रिकॉर्ड करा के किसी वकील के ज़रिए फ़ौज तक भेजेगा कि तुम्हें अल्लाह का वास्ता है मुझे मुल्क से बाहर जाने दो। ये हालत है। और ड्रामा वो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लतीफ़ खोसे ने किया, इंतहाई शर्मनाक ड्रामा था, इंतहाई शर्मनाक। लिफ्ट फंसी, ठीक है, वो एक ट्रेजिडी होते होते रह गई। अब बहुत सारे लोग थे इनके साथ, 18-20 लोग थे, उनको सफोकेशन का सामना हुआ। उनमें से किसी की मौत भी वाक़ई हो सकती थी अगर वो लिफ्ट मज़ीद बंद रहती। लेकिन ड्रामा क्या था? ड्रामा ये था कि जब इसको, सब एलीट क्लास के लोग हैं पीटीआई में, तो जब वो गरीब लिफ्ट ऑपरेटर ने, वो जो लिफ्ट बॉय होता है, उसने इनसे कहा कि ये इस लिफ्ट में इतने आदमी नहीं आ सकते, अगर इतने आदमी बैठोगे तो ये लिफ्ट बंद हो जाएगी। उन्होंने इसको डांट दिया कि तुम्हें बात करने की तमीज़ नहीं है, तुम देखिए तुम्हारे सामने एलीट क्लास खड़ी है और तुम इस तरह की बात कर रहे हो। वो बेचारा डर कर बाहर निकल गया। और वही हुआ जब दुगने से ज़्यादा आदमी, यानी लिफ्ट की जो कैपेसिटी थी उससे डबल तादाद में ये लोग उसमें बैठ गए, तो वो लिफ्ट बंद हो गई। अच्छा, इस तरह ये ड्रामा हुआ। उसके बाद इन्होंने एक साजिश की, यानी साजिश के तहत ये बात फैला दी कि दरअसल लतीफ़ खोसे को कत्ल करने की कोशिश की गई, हुकूमत ने की या फ़ौज ने की या ISA ने की या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अफसरों ने की, किसने की? आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उनका इशारा सब की तरफ हो सकता है। ये लतीफ़ खोसा को कत्ल करने की साजिश थी। वो भला हो BBC की रिपोर्टर का, पाकिस्तान का कोई अखबार ये लिखता तो वो ये उन्होंने रिजेक्ट कर देनी थी बात। BBC ने लिखा कि उसकी खातून जो BBC की, वो मौके पर मौजूद थी वहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कवरेज करने के लिए। उसने जो हालात खुद देखे अपनी आंखों से, सारे उसने तफसील से लिखे हैं, आप पढ़ लीजिए। उसने लिखा है कि लिफ्ट ऑपरेटर बेचारा दुहाई देता रह गया कि बंद करो, इतना रश ना करो, मारे जाओगे। उसे डांट कर भगा दिया और फिर अपनी गलती की वजह से लिफ्ट बंद हो गई। तो ये इन्होंने साजिश का शोर मचा दिया। ये पीटीआई का खमीर ही फ़राड से है, झूठ से है। फ़राड ना करें, झूठ ना बोलें, ये मुमकिन नहीं है। मज़ीद झूठ ये बोला कि जनाब जब वो लिफ्ट में गए तो लिफ्ट इसलिए बंद हुई कि लिफ्ट के अंदर जाते ही बिजली बंद कर दी गई। लेकिन इस झूठ का पोल खुद इनकी अपनी ज़बान से यूँ खुल गया कि इन्होंने कहा कि जनाब वो लिफ्ट के बाहर वो जो एक विंडो होती है छोटी सी डिजिटल, उसमें एरर के लफ्ज़ आ गए। तो ज़ाहिर है वो बिजली से चलता है वो भी, तो एरर का लफ्ज़ आ गया। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के किसी तरफ से गवाही नहीं है कि लिफ्ट बंद थी। तीसरी बात ये कि लिफ्ट के अंदर से जो मोबाइल के ज़रिए तस्वीरें खींचकर बाहर भेजी गई, आपने वो देखी होगी, जिनमें सब लोग परेशान नज़र आ रहे हैं और पूरा एक हजूम फंसा हुआ अंदर। तो वो फिल्म देख लीजिए, इसका वो लाइट में फिल्म खींची गई है, वीडियो लाइट में बनी है, पूरी रोशनी में बनी है, यानी बिजली जाने का कोई तस्वर ही नहीं है।
कि इस किस्सा सिर्फ इतना था कि इन्होंने परवाह नहीं की और डबल से भी ज़्यादा तादाद में लोग उस लिफ्ट में बैठ गए और लिफ्ट बंद हो गई। जब बंद हो गई तो वाकई वो मसला संगीन हो गया था, इंसानी हमदर्दी का मसला, उसमें तो कोई बात नहीं करनी चाहिए। वो तो इनको सबको शुक्र अदा करना चाहिए कि वो एक मौत के मुंह से निकल कर आए। अगर 10-15 मिनट लिफ्ट और बंद रहती तो सानिया हो सकता था। बजाय शुक्र करने के इन्होंने इसको भी साजिश का रूप दे दिया। ये है नाज़रीन पीटीआई की ड्रामे। तो ये जो थ्योरी चल रही है इस पर मैं अगले व्लॉग में बात करूँगा कि क्या प्लानिंग है, क्या इलेक्शन वक्त पर होंगे, और अगर इलेक्शन होंगे तो क्या मुस्लिम लीग को या किसी और पार्टी को कामयाबी हासिल करने दी जाएगी, या जहांगीर तरीन की पार्टी को, जैसा कि कुछ लोगों ने बताया है कि उसको जितवाने के लिए प्लानिंग कहीं ना कहीं कर लेगी। ये सारा किस्सा इंशाल्लाह अगले व्लॉग में रखूँगा। तो नाज़रीन इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।